Hello friends, welcome to the Shikshak world. Today we will discuss introduction to linked list. बेसिकली सर व्हाट इज़ लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट क्या होता है सर? लिंक लिस्ट जो होता है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टोर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ चेन ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड इज अ यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर कंटेन्स डेटा और एक पॉइंटर जो कि आपके अगले नोड को पॉइंट करेगा. अ डेटा फील्ड एंड अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड ऑफ सेम टाइप इन द सीक्वेंस. मतलब कुछ ऐसा, ये एक डेटा है आपका, ये समझो दूसरा डेटा है, ये तीसरा डेटा है. तो ये डेटा एक दूसरे के साथ नोड स्ट्रक्चर में सीक्वेंस में कनेक्टेड है. ये जो होता है ये इनके बीच का लिंक है, ठीक है. और ये लिंक जो होता है, ये लिंक इस एड्रेस पे डिपेंड होता है. इस फील्ड में, इस एड्रेस फील्ड में एग्जैक्टली कौन से नोड का एड्रेस अवेलेबल है. सर आपके कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहां पर ये एक डेटा है, ठीक है, और इसके साथ मेरा और एक फील्ड है. जैसे आपने यहां पर स्ट्रक्चर दिखाया है, तो यहां पर एक पॉइंटर है सर, और यहां पर 100 है, ठीक है. तो जहां पर भी 100 लोकेशन रहेगा सर, वो उस लोकेशन को पॉइंट करेगा, ऐसा आपका बोलना है? यस, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है. यहां पर 100 की जगह पे अगर 200 होता सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 200 वाले लोकेशन को पॉइंट करेगा. कुछ समझे? आपके कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि यहां पर अभी ये तो पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, यहां पर नेक्स्ट नोड नोड 2 है. अगर मैंने यहां पर ऐसा मेंशन किया कि यहां पर एड्रेस ऑफ नोड 3, अगर मैंने ऐसा मेंशन किया तो यहां से एक लिंक सीधा नोड 3 को भी जा सकता है. मतलब ये लिंक बाईपास हो जाएगा क्योंकि मैं यहां पर अभी एड्रेस अगले नोड का दे रहा हूं. समझ में आ गया? मतलब ये है कि आपके डेटा को एक्सेस करने के बाद, रेफर करने के बाद मुझे कौन से एड्रेस पे जाना है ये डिसाइड करेगा ये मेरा पॉइंटर फील्ड. कुछ समझ में आ गया? तो ये पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग एक नोड. और ऐसे टाइप के बहुत सारे नोड जब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर. समझे सर? इसमें डेटा कौन से टाइप का हो सकता है? कोई भी टाइप का डेटा हो सकता है, वॉट एवर यू वॉन्ट. सेम टाइप का स्ट्रक्चर होगा सबका, सारे नोड्स का सेम टाइप का स्ट्रक्चर होगा. समझे? ये देखो यहां पर ये क्या है? ये आपके लिंक लिस्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर है. मतलब ये आपका जो नोड होगा वो नोड इस टाइप का होगा. समझे? उस नोड में एक डेटा फील्ड होगा और एक पॉइंटर होगा जिसका नाम है नेक्स्ट पॉइंटर, और वो उसी लिस्ट के एक आइटम को रिप्रेजेंट करेगा. दैट इज पॉइंटर टू अदर लिस्ट स्ट्रक्चर और नोड. मतलब इसी लिस्ट का जो भी एलिमेंट होगा उसी एलिमेंट को ये पॉइंटर पॉइंट करेगा. मतलब सेम टाइप ऑफ एलिमेंट को पॉइंट करेगा. समझे? इन सब का स्ट्रक्चर जो है ये सेम होगा ऑब्वियसली, इसीलिए वो एक दूसरे को पॉइंट करेंगे. नोट, जो आपका नेक्स्ट पॉइंटर है इज अ पॉइंटर विच पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड सो दैट चेन ऑफ लिस्ट कैन बी क्रिएटेड. हम लोग जो चेन बना रहे हैं नोड्स का, मतलब हम लोग एक लिंक लिस्ट बना रहे हैं. तो जब तक हमारे डेटा फील्ड के बाजू में जो पॉइंटर फील्ड है, जो भी पॉइंटर फील्ड है, वो पॉइंटर फील्ड आगे वाले नोड को पॉइंट करते हुए नहीं जाएगा, तब तक आपका लिंक लिस्ट प्रिपेयर नहीं होगा. मतलब हम लोग को लिंक लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए इन पॉइंटर फील्ड्स में आगे के नोड का एड्रेस देना जरूरी है.
सर आगे नोड ही नहीं है, तो सर उसको बोलते हैं, उस पॉइंटर को हम लोग बोलेंगे नल पॉइंटर। नल पॉइंटर का मतलब ये है कि इस नोड 3 के आगे और कोई नोड अवेलेबल नहीं है फॉर द टाइम बीइंग। शायद फ्यूचर में कोई एक नोड बना दिया जाए नया, जिसको हम इस लिंक लिस्ट में ऐड कर सकेंगे। जब लिंक लिस्ट में ऐड करेंगे, इस नल पॉइंटर की जगह पर उस न्यू नोड का जो एड्रेस होगा वो एड्रेस यहां पर सेव होगा। समझ में आया? और फिर इसी तरीके से लिंक लिस्ट आगे मूव होते जाएगा। समझ में आया? While programming, we just have to create the instance of struct list। मतलब हम लोग को अगर लिंक लिस्ट बनाना है तो प्रोग्रामिंग के टाइम पे अगर लिंक लिस्ट बना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर है इसके एक एक एलिमेंट बनाने पड़ेंगे। जैसे ही हम लोग एलिमेंट बनाते जाएंगे, ये जो नोड स्ट्रक्चर होगा, ये नोड स्ट्रक्चर आपको बना बनाया मिलेगा ड्यू टू दिस, क्योंकि आपने इसके इंस्टेंसेस बनाए हैं। करेक्ट है? जब आपने इसके इंस्टेंसेस बनाए हैं तो आपको ये नोड स्ट्रक्चर तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सेकंड थिंग ये है कि वहां पर आप आगे वाले नोड का एड्रेस स्टोर करोगे तो आपका लिस्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। समझे? का मतलब क्या है कि एक सीरीज बनेगा नोड्स का, और जो भी आपका लास्ट नोड होगा उसके पॉइंटर फील्ड में नल मेंशन्ड होगा। मतलब क्या? उसके आगे कोई भी नोड करंटली अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल देखो, प्रोग्रामिंग में से इंस्टेंसेस क्रिएट होगी और एक नोड में जो पॉइंटर फील्ड होगा उस पॉइंटर फील्ड में कैसे नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा। यहां पे देखो हम लोग ने क्या किया, स्ट्रक्ट लिस्ट, मतलब ये वाला स्ट्रक्ट लिस्ट नोड 1 नोड 2, मतलब इस टाइप के हमने दो नोड यहां पर मेंशन किए हैं। ठीक है? इसका मतलब नोड 1 और नोड 2 जो है दे विल रिप्रेजेंट लिस्ट स्ट्रक्चर। इसका मतलब उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, एक फील्ड होगा डेटा फील्ड और दूसरा फील्ड होगा पॉइंटर फील्ड। तो जो नोड 1 का जो पॉइंटर फील्ड है दैट इज नोड 1 डॉट नेक्स्ट, मतलब नोड 1 का ये वाला फील्ड। ठीक है? उसमें हम लोग नोड 2 का एड्रेस स्टोर करेंगे। उसमें हम लोग नोड 2 का एड्रेस स्टोर करेंगे। तो ये प्रोग्रामिंग में हम लोग ऐसे मेंशन करेंगे, एक नोड में दूसरे नोड का स्टोर करने के लिए। ठीक है? मतलब कैसे? विजुअली देखते हैं। देखो इस सेंटेंस में क्या होगा कि आपके दो नोड क्रिएट हो गए। ठीक से देखिए, हम लोग ने विजुअलाइज करने के लिए उसको वहां पे मेंशन किया है। नोड 1 और नोड 2 ऐसे दो नोड क्रिएट हो गए। कैसे क्रिएट हो गए सर? ये स्ट्रक्ट लिस्ट की वजह से। ये स्ट्रक्ट लिस्ट की वजह से ये दो नोड क्रिएट हो गए यहां पर, और इन दो जो नोड्स है इनका पूरा स्ट्रक्चर इस लिस्ट के हिसाब से, मतलब एक डेटा फील्ड और एक पॉइंटर फील्ड। ठीक है? अब मैंने दो नोड तो बना दिए, इनमें डेटा भी मैं मेंशन कर दूंगा, लेकिन इनको कनेक्ट कैसे करूंगा? तो कुछ इस तरीके से, नोड 1 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू M% नोड 2, मतलब नोड 2 का जो एड्रेस है वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड 2। समझे? ये ऑटोमेटिकली दूसरे नोड को पॉइंट करेगा। सर नोड 2 के पॉइंटर फील्ड में नल है, क्योंकि सर आगे कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर नल हो गया। ठीक है? अगर फर्स्ट नोड के बाद भी कोई ना होता तो पॉइंटर में नल ही होता।
बट यहाँ पर नोड 2 अवेलेबल है, इसलिए हम लोग ने नोड 1 के पॉइंटर फील्ड में नोड 2 का एड्रेस मेंशन कर दिया ताकि ये लिंक लिस्ट बन जाए। समझे? नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। एज वी नो लिंक लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ नोड्स linked with the next node in the sequence. So let's see how the linked list will be represented. Linked list के कुछ components होते हैं, node, pointer to next node और link, and एक head component भी होता है। head component क्या होता है सर? A pointer which always points to the first node of the linked list. सर ऐसा क्यों? देखो ये मेरा लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर है पूरा, ये पूरा लिंक लिस्ट है मेरा, ठीक है। ये यहां पर हेड पॉइंटर है। चलो 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ आप लोग। सिर्फ इतना लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है ऐसा अज्यूम करो। ये पूरा लिंक लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है ऐसा अज्यूम करो, ठीक है सर। लिंक लिस्ट में अगर मैंने नोड 1 के पास डेटा एक्सेस किया तो नोड 2 का एड्रेस मिला, वहां से नोड 2 का डेटा एक्सेस किया, वहां से नोड 3 का एड्रेस मिला, वहां से नोड 3 का डेटा एक्सेस किया, वहां से नोड 4 का डेटा मिला, तो वहां से मैंने नोड 4 का डेटा एक्सेस किया। नोड 4 के बाद कोई नहीं है इसलिए आई स्टॉप हियर। बट नोड 1 का एड्रेस मुझे कौन देगा? ये तो एक बार नोड 1 का एड्रेस मिल गया तो मैं ऑटोमेटिकली आगे चला जाऊंगा जहां लिंक लिस्ट मुझे लेके जाएगा। लेकिन नोड 1 का एड्रेस कौन देगा मुझे कौन बताएगा कि लिंक लिस्ट ये पर्टिकुलर एड्रेस से स्टार्ट होता है? समझ में आया? तो इसीलिए जरूरत होती है हेड पॉइंटर की, इसलिए जरूरत होती है हेड पॉइंटर की, जो कि मुझे एड्रेस देगा आपके फर्स्ट नोड का, जो कि मुझे एड्रेस देगा आपके फर्स्ट नोड का। जो भी फर्स्ट नोड होगा उसका एड्रेस, आपके लिंक लिस्ट का जो भी फर्स्ट नोड होगा उसका एड्रेस हमेशा हेड पॉइंटर में स्टोर रहेगा। मतलब आपका जो हेड है वो एक पॉइंटर है जो कि आपके लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को हमेशा पॉइंट करेगा। सर फर्स्ट नोड को ही पॉइंट करना जरूरी है? जैसे ही आप फर्स्ट नोड के पास पहुंच गए आप देख सकते हैं यहां से आगे जाना एकदम इजी बात है। समझ में आ गया? इस तरीके से हम लोग उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो पहला नोड है उसका डेटा है 21, उस नोड का एड्रेस है 757। कोई भी रैंडम एड्रेस उठा लो आप मेमोरी से, ठीक है। और यहां से पॉइंटर टू एड्रेस ऑफ 2, मतलब ये वाला हमने यहां पर मेंशन किया था एग्जांपल में स्टार्टिंग में। डेटा पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, डेटा पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड नोड 3, पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड एक्चुअली नोड 4। तो वैसे ही यहां पर पॉइंटर टू एड्रेस ऑफ 2 का एड्रेस क्या है 963, मतलब ये एक्चुअली एड्रेस को पॉइंट करेगा। फिर इस एड्रेस पे आने के बाद मुझे डेटा भी एक्सेस करने को मिलेगा और उसका पॉइंटर फील्ड भी एक्सेस करने को मिलेगा। जैसे मैं पॉइंटर को एक्सेस करूंगा मुझे पता चलेगा कि मुझे ये एड्रेस पे जाना है। इस एड्रेस पे जाने के बाद मुझे फिर से डेटा एक्सेस करने को मिलेगा और एक पॉइंटर मिलेगा। जैसे ही मैं इस पॉइंटर को एक्सेस करता हूँ मुझे पता चलेगा कि मुझे इस एड्रेस पे जाना है। तो इस एड्रेस पे मुझे एक डेटा एक्सेस करने को मिला और पॉइंटर फील्ड में नल मिला। इसका मतलब आई शुड स्टॉप हियर। बट यहां पर जो पहला डेटा है ये एक्सेस करने के लिए मुझे हेड नोड का जरूरत पड़ता है। पॉइंटर टू एड्रेस ऑफ 21 दैट इज द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। समझे? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट आर यूज्ड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डेटा इज नॉट नोन प्रायर टू एग्जीक्यूशन। लिंक लिस्ट आर यूज्ड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डेटा इज नॉट नोन प्रायर टू एग्जीक्यूशन। मुझे पता नहीं है कि मेरे पास कितने नोड्स आने वाले हैं। यहां पर कितने 1 2 3 4 है, ठीक है। अब मुझे क्या पता 4 के बाद और 40 आने वाले हैं या 400 आने वाले हैं या 4000 आने वाले हैं? आई डोंट नो। समझ में आया? तो इन लिंक लिस्ट डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ नोड्स एंड चेन टुगेदर इन अ सीक्वेंस। दिस डेटा इज एक्सेस्ड यूजिंग स्टार्टिंग पॉइंटर ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है सर, ये भी हम लोग समझ गए।
so the memory is to be allocated at runtime for creating nodes. क्यों? यही रीजन ना, मुझे पता नहीं है। अगर हेड नोड पे भी अगर मैं खड़ा हूं, मेरे पास अगर फर्स्ट नोड भी अवेलेबल है, तो फर्स्ट नोड के बाद और कितने आने वाले हैं फ्यूचर में मुझे नहीं पता। और अगर मुझे पता नहीं है तो जब मुझे पता चलेगा तब मुझे वो बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब मुझे वो रन टाइम पे पता चलेगा कि मुझे उतने नोड बनाने हैं। समझ में आ गया? ईच नोड और एलिमेंट इज स्टोर्ड सेपरेटली फ्रॉम द रेस्ट। Each node or element is stored separately from the rest. सर क्यों? हर एक का लोकेशन एक ही जगह पे होगा ये जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये जो सारे नोड्स बनेंगे ये सारे नोड्स रन टाइम पे बनेंगे। क्यों? देखो सीक्वेंस में वापस एक बार बात करते हैं। डिस्कशन ये था कि मुझे पता नहीं है कि कितने नोड्स एग्जीक्यूशन के लिए आने वाले हैं, कितने नोड्स बनने वाले हैं और कितने नोड्स का जरूरत है। ठीक है, तो ये सारे नोड्स रन टाइम पे बनेंगे जितने बनने हैं। अगर कुछ ऑलरेडी बन चुके हैं और कुछ आगे बनेंगे शायद, ठीक है, तो वो सब मुझे रन टाइम पे पता चलेगा। और जब रन टाइम पे ये सारे नोड्स क्रिएट होंगे तो ये जरूरी नहीं है कि ये सारे नोड्स एक दूसरे के पीछे फिजिकली मेमोरी में रहेंगे। ये सारे नोड्स तो स्टैंड अलोन नोड्स बनेंगे, अलग अलग इंडिपेंडेंट नोड्स बनेंगे जो कि सेपरेटली स्टोर्ड होंगे मेमोरी में। मेमोरी में सेपरेटली ही स्टोर्ड होते हैं ये सारे नोड्स, बस इनके बीच में कनेक्टिविटी दिया जाता है यूजिंग पॉइंटर्स। समझ में आ गया? और अगर रन टाइम पे ऐसे नोड्स मुझे बनाने हैं और सेपरेटली वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि मुझे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन टेक्निक में क्या होता है? वेयर ओनली रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नोड्स विल बी क्रिएटेड एंड इन फ्यूचर इफ मोर नंबर ऑफ नोड्स रिक्वायर्ड इट विल बी क्रिएटेड यूजिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। समझे? मतलब मुझे जब भी जरूरत पड़ेगा मैं नोड क्रिएट कर दूंगा। सीक्वेंशियली मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, ना मैं कोई एरे बनाऊंगा, ना मैं कुछ पहले ही एलोकेट करके रख दूंगा। सर क्यों? सर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का पॉइंट क्या होता है बता। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक 2D स्ट्रक्चर है आपके डिस्क का, ठीक है, ये सारे लोकेशन है, ये आपके डिस्क का स्टार्टिंग लोकेशन है, ये आपके डिस्क का एंडिंग लोकेशन है, ठीक है। अगर मैंने पहले ही मेमोरी एलोकेट करके रख दिया होता तो मैंने कितना एलोकेट करना है सर पता नहीं। अगर एलोकेट किया होता तो फॉर एग्जाम्पल ये इतना मेमोरी मैंने एलोकेट किया है, इतना 1 2 3 4 5 नोड्स के लिए, ठीक है, मैंने इतना मेमोरी एलोकेट कर दिया। अब 4 नोड आए, 2 नोड आए, 1 नोड आए, 3 नोड आए, मैंने तो 5 का अलॉटमेंट करके रखा था, तो मेमोरी कहीं ना कहीं वेस्ट होगा। और अगर 6 आए या फिर 10 आए तो मुझे मेमोरी शॉर्टफॉल होगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मेरे लिए बेस्ट है लिंक लिस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कितने नोड्स आने वाले हैं। समझ में आ गया? अगर पता नहीं है कि कितने नोड्स आने वाले हैं तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन बेस्ट है। जब कभी भी जरूरत पड़ेगी, जहां पर भी मेमोरी में खाली जगह होगा, ये जो मैं राउंड्स कर रहा हूं, अज्यूम करो कि ये खाली जगह है मेमोरी में, ठीक है, तो ये उन जगह पर मेरा नोड बनेगा। अब पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है मेमोरी में, या तो वो 2 नोड अलग अलग एड्रेस पे, मतलब ये कि वो एक दूसरे से बहुत दूर हो सकते हैं, या तो फिर वो 2 नोड शायद कंफर्म नहीं हो सकता कभी भी, नो गारंटी, शायद वो 2 नोड कंटिन्यूअस में है, बट इससे अपने को कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉइंटर है एक नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए, तो हम लोग सोचेंगे ही नहीं कि हमारे बाद में कौन सा नोड है। वाई वी विल सी फॉर इट। क्यों? क्योंकि अपने पास एड्रेस है। अगर एक नोड से, मतलब एक डेटा फील्ड से दूसरे नोड के डेटा फील्ड में जाना है तो पॉइंटर यूज करो और निकल जाओ, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का, समझे। इफ नॉट रिक्वायर्ड फर्दर देन करस्पॉन्डिंग मेमोरी विल बी मेड फ्री फॉर अदर पर्पज, दैट इज डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी। सर मतलब
मतलब ये सर कि जब कभी भी आपको मेमोरी का ज़रूरत नहीं है, कोई नोट डिलीट हो गया, ठीक है, कोई 2-3 नोट डिलीट हो गए, आपको मेमोरी का ज़रूरत अभी नहीं है, तो वो जो मेमोरी लोकेशंस है वो किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं। कैसे? जो भी मेमोरी हमने यूज किया था उसको हम डी एलोकेट कर देंगे। जैसे ही हम लोग उसको डी रेफरेंस कर देंगे, डी एलोकेट कर देंगे, वो मेमोरी किसी दूसरे पर्पस के लिए सिस्टम में यूज करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मेमोरी को फ्री करना। सो लेट्स सी हाउ वी कैन परफॉर्म दिस एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। ओनली एज पर रिक्वायरमेंट allocation and deallocation is done? Yes, बिल्कुल। So let's see how we can perform this allocation and deallocation. यहां पर एक नोड स्ट्रक्चर है मेरे पास। Suppose we have created instance of node as temp and memory will be allocated to temp variable as dynamic memory allocation है। तो temp नाम का जो एक इंस्टेंस में बनाऊंगा, किसका? इस स्ट्रक्ट नोड का। लेकिन फिर इस स्ट्रक्ट नोड का इंस्टेंस बनाऊंगा तो ऑब्वियस है टेम्प के लिए उतना ही मेमोरी स्पेस लगेगा जितना इस स्ट्रक्ट नोड के लिए लगने वाला है। करेक्ट है? देखो ये मैंने यहां पर एक इंस्टेंस बनाया है टेम्प नाम से, ठीक है। तो टेम्प के लिए उतना ही मेमोरी लगेगा जितना इस स्ट्रक्ट नोड के लिए लगने वाला है। तो पहले तो मुझे इस स्ट्रक्ट नोड के लिए लगने वाला मेमोरी कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उतने अमाउंट का मेमोरी इस टेम्प को मैं दिला पाऊंगा एज अ ब्लैंक मेमोरी। कैसे? लेट्स सी। स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प मतलब नोड टाइप के स्ट्रक्चर का एक इंस्टेंस मैंने बनाया और उस इंस्टेंस को मैं मेमोरी एलोकेट कर रहा हूं। कैसे? पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई कितनी मेमोरी देनी है तुमको। तो स्ट्रक्ट नोड, ये जो स्ट्रक्ट नोड है इसको कितना साइज ऑफ मेमोरी लगा तो वो कैलकुलेट करो। साइज ऑफ ऑपरेटर आपको उतना मेमोरी रिटर्न करेगा, ठीक है। फिर उतना मेमोरी मैलॉक फंक्शन आपको देगा, ठीक है। और वो मेमोरी का लोकेशन आपके स्ट्रक्ट नोड के लिए यूज होगा। मतलब वो एक पॉइंटर होगा, वो जो पॉइंटर होगा वो एक्चुअली ये जो स्टार टेम्प लिखा हुआ है ना, दिस इज नथिंग बट टेम्प इज अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू स्ट्रक्ट नोड टाइप। वो एक लोकेशन होगा, मेमोरी लोकेशन होगा जिसमें स्ट्रक्ट नोड के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प 2, देखो मैंने और एक इंस्टेंस बनाया तो उस इंस्टेंस को भी मेमोरी लोकेशन देना जरूरी है। मेमोरी एड्रेस देना, मेमोरी लोकेशन देना, अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेट करना वो भी जरूरी है ना। तो साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड से मेमोरी का साइज मिलेगा और फिर उतना टेम्प 2 के लिए एलोकेट हो जाएगा। समझे? तो उसके हिसाब से मेरे 2 नोड्स बन जाएंगे। पहला नोड दूसरे नोड को पॉइंट करेगा। अगर ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे शायद ऐसा कुछ है कि मैंने टेम्प 2 बनाया तो थी बट थोड़ी देर के बाद मुझे टेम्प 2 का ज़रूरत नहीं है, तो मैं बस उसको फ्री कर दूंगा। इफ़ नीड टू डी एलोकेट, फ्री फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स में मैं टेम्प 2 डाल दूंगा तो ऑटोमेटिकली जो टेम्प 2 है, ये टेम्प 2 जो बना था ये डी एलोकेट हो जाएगा, डी रेफरेंस हो जाएगा। मतलब उसका कोई भी रेफरेंस नहीं रहेगा मेमोरी में, एज गुड एज वो डिलीट हो गया। समझ में आया? इस तरीके से वो मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन ऑफ लिंक लिस्ट होता है। अब बात आती है लिंक लिस्ट एंड एरे। इफ वी ऑब्जर्व केयरफुली, लिंक लिस्ट एंड एरे बोथ आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स विच स्टोर्स द डेटा एलिमेंट्स, but there are much significant differences between both them in terms of storage and access. क्यों? क्योंकि सर एरे जो होता है ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे प्लेस्ड होता है। लिंक लिस्ट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे प्लेस्ड नहीं हो सकता सर। क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट जो है ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज करता है, और अगर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज किया लिंक लिस्ट ने
इसका मतलब ये है कि कौन सा मेमोरी लोकेशन मिला ये लिंक लिस्ट एक्सेस करने के टाइम पे ही पता चल सकता है। समझ में आ गया? और गारंटी इतना ही है कि इट मे पॉसिबल दैट अलग अलग मेमोरी लोकेशंस मिल जाए, कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस या कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस मिलेगी, नहीं भी मिल सकता। लेट्स डिस्कस इट फर्दर। देखो, एरे जो होता है, एरे लिंक लिस्ट इज ऑल्सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे एरे होता है वैसे ही आपका लिंक लिस्ट होता है जो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। However, all the array elements are actually stored in a sequential memory location. सर मतलब अगर मैंने a of 5 किया array int a of 5, ऐसा एक array बनाया मैंने इंटीजर टाइप का, तो इसके लिए मैंने 5 मेमोरी लोकेशंस मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, 0th लोकेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऐसे 5 लोकेशन मुझे एरे के मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे लोकेशंस कंटिन्यूस लोकेशंस है। ठीक है, ये मेरे डिस्क का 2D स्ट्रक्चर है, समझो, स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस। तो इसमें से किसी एक जगह पर जहां पर भी 5 मेमोरी लोकेशंस अवेलेबल हो, कैसे? कंटिन्यूस चाहिए सर, आप यहां पर लो या फिर यहां पर लो सर। 4 3 2 1 0, ये 5 लोकेशंस यहां पर मिल सकते हैं आपको, फ्री लोकेशंस। ठीक है, शायद मेमोरी के बीचों बीच 0 1 2 3 4 ऐसे 5 लोकेशंस आपको मिल जाएंगे। ये तीनों चीजें से हम लोग को एक समझ में आता है कि आपके एरे के लिए कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस चाहिए मेमोरी में, दैट इज सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन हम लोग उसको बोलते हैं। करेक्ट है? कुछ इस तरीके आपका डेटा कुछ इस तरीके से वहां पर प्लेस होगा। सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस हो सकते हैं सब जगह पर। एरे के लिए सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस ही होना है, बट लिंक लिस्ट स्टोर्स द एलिमेंट्स एट रैंडम मेमोरी लोकेशंस। Locations may or may not be in a sequential manner in the memory. Why so? Because linked list uses dynamic memory allocation and deallocation technique. And we know that in dynamic memory allocation, randomly any place in the memory which is blank and much enough for that particular node structure in the linked list, then that particular memory location will be allocated to that linked list element. एरे जैसा जरूरत नहीं है कि भाई मुझे सीक्वेंशियल लोकेशन ही चाहिए तो ही मेरा काम हो सकता है। लिंक लिस्ट सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस का जरूरत नहीं पड़ता। वाई? बिकॉज वी नो लिंक लिस्ट यूजेस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक। इन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक एक बार में एक ही नोड को मेमोरी एलोकेट किया जाएगा, उसके बाद जब दूसरे नोड को मेमोरी एलोकेट किया जाएगा तो वो कंटिन्यूस लोकेशन में होगा नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं, बट आपको मेमोरी मिलेगा। अगर मैंने एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स डिक्लेयर किया और अगर मैंने एक लिंक लिस्ट बनाने का सोचा एंड मेरी मेमोरी में अज्यूम करो कि सिर्फ ये जो राउंड किए हुए 1 2 और 3, ये 3 ही मेमोरी लोकेशंस खाली है, तो मेरा जो ए ऑफ 5 वाला जो एरे है ना ये नहीं बन पाएगा। यस, लेकिन लिंक लिस्ट बन पाएगा यूजिंग दिस 3 मेमोरी लोकेशंस। समझ में आ गया? मतलब जहां जगह खाली है, जहां जगह खाली मिलेगा वो जगह लिंक लिस्ट के लिए यूज होगा। क्यों? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। जहां जगह खाली वहां नोड। एरे का वैसा नहीं है। समझ में आए? अज्यूम करो, देखो यहां पर ये पहला नोड मैंने बनाया, 757 एड्रेस मिला। दूसरे नोड का एड्रेस 963 है, तीसरे नोड का एड्रेस 851 है, चौथे नोड का एड्रेस 852 है। हो सकता है ना कभी सेम, कभी कंटिन्यूस मिल भी सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता। उससे अपने को कोई तकलीफ है ही नहीं ना, अपने को एड्रेस तकलीफ है ही नहीं, बस लोकेशन मिलना चाहिए।
समझे? सो फर्स्ट वी डिस्कस व्हाई वी नीड लिंक लिस्ट ओवर एरे। उसके कुछ रीजंस है सर, कुछ लिमिटेशंस है। स्टैटिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी रिजल्ट्स इन फिक्स्ड साइज ऑफ अवेलेबिलिटी, जैसे हम लोग ने बात किया। स्टैटिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी रिजल्ट्स इन फिक्स्ड साइज अवेलेबिलिटी। स्टैटिक है ना, स्टैटिक मतलब सर फिक्स्ड साइज क्यों? आप एक बार में 100 का भी एरे बना सकते हो और आप एक बार में 1000 का भी एरे बना सकते हो। अरे एक बार में तो मैं 100 और 1000 क्या, मैं तो एक बार में 10,000 का भी एरे बनाऊं। समझ में आ गया? बट इट इज नथिंग बट फिक्स्ड साइज अवेलेबिलिटी। सर क्यों? अगर मेरे पास गलती से 10,005 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो लिमिटेशन है सर। इसका मतलब पहले से एलोकेट करना, दैट इज स्टैटिक एलोकेशन इज लिमिटेशन फॉर मी यूजिंग एरे। समझे? आप a ऑफ 100 का एरे लो तो स्पेस और फॉर 100 एलिमेंट्स विल बी क्रिएटेड बाय कंपाइलर ड्यूरिंग कंपाइल टाइम एंड दिस स्पेस विल बी वेस्टेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इफ नॉट यूज्ड फॉर 100 एलिमेंट्स। मैंने 100 एलिमेंट्स का स्पेस बनाया और उसमें सिर्फ 5 एलिमेंट्स ही मैंने स्टोर किए, तो फायदा क्या? मेरे 95 मेमोरी लोकेशंस तो वेस्ट हो गए। समझ में आया? इसका मतलब स्टैटिक एलोकेशन में तकलीफ है ही। सेकेंड, फिजिकली स्टोर्ड इन द कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस, जैसे हम लोग ने अभी भी बात किया। फॉर एग्जांपल ये मेमोरी का 2D स्ट्रक्चर है मेरे, तो मुझे यहां पर समझो 5 एलिमेंट का एरे है, तो मुझे 5 पोजीशंस कंटिन्यूअस वे में चाहिए तो ही मेरा एरे बन पाएगा। दैट इज फिजिकली मेमोरी में, इस मेमोरी में फिजिकली ये सारे मेमोरी लोकेशंस कंटिन्यूअस एग्जीक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस होने चाहिए, तो ही मैं एरे को स्टोर कर पाऊंगा। ये जो कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं ये एरे के लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं। समझे? तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस की वजह से एक लिमिटेशन हो गया। तीसरा एक हो गया सर, वी मे नीड टू शिफ्ट डेटा इन केस ऑफ इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशंस। डिपेंड्स ऑन यूजर, ये तो डिपेंड्स ऑन यूजर है, बट ठीक है हम लोग डिस्कस करते हैं। ये मेरा एक एरे है, इसमें मैंने 12 को डिलीट किया और बाद में जब मेरा एरे कुछ ऐसे बना तो मुझे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना है ताकि लास्ट एलिमेंट का जो पोजीशन है वो ब्लैंक हो जाए, ताकि एक एक एलिमेंट शिफ्ट हो जाए। मुझे तो उसमें एलिमेंट शिफ्ट करने पड़ेंगे ना, क्योंकि ब्लैंक मेमोरी लोकेशंस रीड करने में मेरा उतना टाइम जा सकता है। अब आपको बहुत स्मॉल स्केल पे दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 एलिमेंट्स का एक एरे बनाया। जब मैंने 100 एलिमेंट्स का एरे बनाया तो मेरा स्टार्टिंग एड्रेस था a ऑफ 0 और लास्ट एड्रेस था a ऑफ 99। ठीक है? बीच बीच में कोई भी बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस, 1 मेमोरी लोकेशन है, 2 मेमोरी लोकेशन है, 3 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 15 है, फिर 16 है, 18 है। ऐसे करते करते आउट ऑफ 99, दैट इज 0 to 99, मतलब आउट ऑफ 100 एलिमेंट्स में 60 एलिमेंट्स का जो पोजीशन है वो ब्लैंक है, क्योंकि उतने एलिमेंट्स बीच में से डिलीट हो गए। तो ये भी हो सकता कि 60 एलिमेंट्स का जो पोजीशन है 60 प्लेसेस ब्लैंक है। इसका मतलब सर तो 0 to 99 में डेटा पड़ा हुआ है। हाँ डेटा पड़ा हुआ है, बीच बीच में कहीं पर डेटा गायब है, मतलब डेटा डिलीट किया हुआ है यूजर ने शायद। तो सर 60 पोजीशंस ब्लैंक है, तो ये 60 पोजीशंस पे जाके डेटा रीड करने में टाइम नहीं लगेगा। आज 60 है, कल जाके 6000 हो जाएंगे। तो शायद यूजर ने ये लॉजिक लगाया कि भाई जहां जहां डेटा ब्लैंक है, जहां जहां मेमोरी स्पेस ब्लैंक है एरे में, मैं आगे वाला डेटा शिफ्ट कर देता हूं उस जगह पर, सीक्वेंस में ही शिफ्ट कर देता हूं आगे। तो जब मैं एरे रीड करने जाऊंगा तो मेरा कुछ टाइम बच सकेगा, थोड़ा बहुत तो टाइम बचेगा। समझ में आ गया? तो ये एक प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है एरे में। सो टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस वी नीड लिंक लिस्ट।
And to overcome these limitations we need linked list. It uses dynamic memory allocation and deallocation technique for efficient memory utilization. समझे कि लिंक लिस्ट में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि अगर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन यूज किया तो मेमोरी एफिशिएंटली यूज नहीं हो सकता. समझ में आ गया? इसीलिए हम लोग को लिंक लिस्ट का जरूरत है टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ एरे, दिस लिमिटेशंस. समझे? हम सबको पता है कि एरे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड यूज करता है और लिंक लिस्ट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन डीएलोकेशन यूज करता है. सो लिंक लिस्ट इज डायनामिक इन नेचर, करेक्ट है, वाइल इम्प्लीमेंटेशन. सो इट कैन ग्रो एंड श्रिंक एट एग्जीक्यूशन टाइम. मतलब वो उसका साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. आप अगर डिलीट कर दो कोई नोड, तो अगर इस नोड को मैंने डिलीट कर दिया तो यहां पर नल एंटर आएगा. ठीक है, अगर मुझे उसके बाद कोई नोड ऐड करना है तो मैंने इस नल की जगह पे आगे वाले नोड का एड्रेस यहाँ पर सेव कर दिया. मतलब इट कैन ग्रो एंड श्रिंक एट एनी टाइम वाइल एग्जीक्यूशन. समझ में आ गया? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होगा कि भाई आपको पहले ही उतने नंबर ऑफ स्पेसेस एलोकेट करके रखने पड़ेंगे, फिर उसमें एलिमेंट आए या ना आए उतना स्पेस वेस्ट हो जाएगा हमेशा के लिए. समझे? An array is the best use in case of predictable number of data elements. A linked list is appropriate and best of its use when the number of data elements are unpredictable. समझे? array में अगर predictable number of data elements है तो आप यूज कर सकते हैं array. मतलब अगर आपके पास अगर पता है कि भाई मेरे पास 50 एलिमेंट्स आने वाले हैं, ठीक है, हमेशा हमेशा 50 एलिमेंट्स आने ही वाले. सर कभी 49 हो गए या 48 हो गए, ठीक है, दिस कैन बी अब एक मेमोरी लोकेशन या दो मेमोरी लोकेशन का डिफरेंस शायद मैनेज भी हो सकता है. बट अगर आप 50 का प्रेडिक्शन दोगे और हमेशा टोटल लाइफ स्पैन में कभी भी 5, 6 और 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर कभी काउंट गया ही नहीं, तो ऑब्वियसली उतना तो मेमोरी स्पेस वेस्ट होगा. मतलब क्या, अगर आपके पास प्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स अगर अवेलेबल है, करेक्ट प्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स अगर अवेलेबल है, तो आप एरे यूज कर सकते हैं. बट जहां पर भी अनप्रेडिक्टेबल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वहां पर आपको लिंक लिस्ट ही यूज करना पड़ेगा, तो ही जाके आपका पूरा सिस्टम एफिशिएंटली वर्क करेगा. मतलब वो आपके लिए मेमोरी के लिए बहुत एफिशिएंट होगा, आपका मेमोरी वेस्टेज कम होगा अगर अनप्रेडिक्टेबल है तो. नहीं तो पता चला कि मैंने 100 मेमोरी लोकेशंस का प्रोविजन करके रखा है और बाद में पता चला कि एक ही आया, कल 50 आए, उसके दूसरे दिन 90 आए, फिर उसके बाद सिर्फ 10 आए. मतलब अनप्रेडिक्टेबल है ना, तो उतने टाइम के लिए मेरा तो मेमोरी स्पेस वेस्ट हो रहा है. समझे? इसीलिए लिंक लिस्ट इज बेस्ट व्हेन इट इज अनप्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. समझे? Now linked list becomes full only when the system has insufficient memory. ऐसा कुछ मैसेज आता है आपके पास, नॉट इनफ मेमोरी. सर ये मैसेज तो हमारा जो डिस्क है वो डिस्क के पास अगर कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं है तो ही आता है. तो ऑब्वियस है ना, लिंक लिस्ट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है. हमने डिस्कस किया है कि जब तक मेरे मेमोरी लोकेशन में लास्ट स्पेस खाली भर नहीं जाता तब तक मैं नहीं बोलूंगा कि मेमोरी फुल हो गया. समझ रहे हैं? मतलब क्या, लिंक लिस्ट बनते जाएगा, आप जितना लिंक लिस्ट बनाओगे बनते जाएगा. जब वो फुल होगा, कब फुल होगा? जब मेरी सिस्टम में मेमोरी का एक भी लोकेशन नहीं बचा है तब वो फुल बोलेगा. नहीं तो वो एलिमेंट बनाते जाएगा बनाते जाएगा बनाते जाएगा. क्यों? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है. समझे? जब मेरी सिस्टम में जो डिस्क स्टोरेज है, वो डिस्क स्टोरेज में या भी जो भी स्टोरेज एलिमेंट में यूज कर रहा हूं, अगर उसमें एक भी लोकेशन ऑफ मेमोरी खाली नहीं है और अगर वो ऐसा मैसेज दे रहा है नॉट इनफ मेमोरी, इसका मतलब मेरा पूरा फिजिकल स्टोरेज खत्म हो चुका है. समझे?
टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। अ लिंक लिस्ट इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स, वन वे लिंक लिस्ट और सिंगली लिंक लिस्ट भी बोलते हैं उसको, दूसरा है टू वे लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट भी बोलते हैं उसको, तीसरा है सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं, ये क्या होता है ये देखते हैं। वन वे लिंक लिस्ट और सिंगली लिंक लिस्ट मतलब क्या सर, कि ये हेड पॉइंटर है, हेड पॉइंटर में फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, आप यहाँ से फर्स्ट नोड पे जा सकते हैं, फिर फर्स्ट नोड पे जाने के बाद आपको सेकंड नोड अगर अवेलेबल है, अगर सेकंड नोड अवेलेबल है तो इसका एड्रेस आपको फर्स्ट नोड के पॉइंटर फील्ड में मिल जाएगा। जब आप सेकंड नोड पे आओगे तो सेकंड नोड के पॉइंटर फील्ड में आपको थर्ड का एड्रेस मिलेगा। मतलब यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन फॉरवर्ड इन सिंगली लिंक लिस्ट, ये होता है सिंगली लिंक लिस्ट। एग्जाम्पल कुछ ये 21 के पास 2 का एड्रेस है, 2 के पास 15 का एड्रेस है, 15 के पास 8 का एड्रेस है, 8 के पास कोई एड्रेस नहीं है क्योंकि आगे एलिमेंट ही नहीं है। समझे? अब बात आती है टू वे लिंक लिस्ट की। सर टू वे लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट, इसमें क्या होता है सर कि हमारे पास, जैसे हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट में आगे वाले एलिमेंट का एड्रेस था, वैसे ही हमारे पास पीछे वाले एलिमेंट का भी एड्रेस होता है। मतलब अगर मैं इन बिटवीन फॉर एग्जांपल नोड 3 पे खड़ा हूं, तो मुझे अगर नेक्स्ट नोड पे जाना है तो मैं ये वाला एड्रेस यूज करूंगा, और अगर मुझे प्रीवियस नोड पे जाना है तो मैं ये वाला एड्रेस यूज करूंगा। मतलब वो जो पॉइंटर है वो पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहां पे जाऊंगा, तो मैं ऑटोमेटिकली प्रीवियस नोड पे पहुंच जाऊंगा। उसको बोलते हैं टू वे लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट। मतलब ये कि मेरे पास एक डेटा फील्ड है और उस फील्ड में डेटा होने के बाद उसके बाजू में 2 और एड्रेस है। एक साइड का जो एड्रेस है वो आगे वाले नोड को पॉइंट करेगा और एक साइड का जो एड्रेस है वो पीछे वाले नोड को पॉइंट करेगा। सर इसका मतलब अच्छा है कि अगर मुझे मूव फॉरवर्ड होना है किसी एक पॉइंट से किसी एक नोड से, तो मैं आगे वाले पॉइंटर्स का एड्रेस, आगे वाले नोड का एड्रेस देखूंगा। अगर मुझे सर मूव बैकवर्ड जाना है किसी एक नोड के एड्रेस पे पहुंचने के बाद, अगर मुझे बैकवर्ड जाना है तो मैं उसका प्रीवियस पॉइंटर देखूंगा। वो प्रीवियस पॉइंटर मुझे जहां भी पॉइंट कर रहा होगा मैं वहां पर चला जाऊंगा। समझ में आ गया? इसका मतलब होता है डबली लिंक लिस्ट और टू वे लिंक लिस्ट। देखो यहाँ पर 21 है, 21 का प्रीवियस नोड नल है क्योंकि 21 ही फर्स्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद 21 के पास 2 का एड्रेस है ताकि नेक्स्ट नोड पे जा सके। जब 2 पे हम लोग आए, हम लोग ने जब 2 को रेफर किया तब पता चला कि 2 के पास पीछे वाला जो 21 है उसका भी एड्रेस है, मतलब ये वाला एड्रेस भी है, और 2 के पास उसके वाला जो 15 है उसका भी एड्रेस है। तो हो गया डबली लिंक लिस्ट और टू वे लिंक लिस्ट। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। समझे? थर्ड टाइप है सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये एकदम इजी है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि फर्स्ट नोड का एड्रेस तो मुझे हेड में मिल जाएगा, फिर फर्स्ट नोड के पास सेकंड नोड का एड्रेस है, फिर सेकंड नोड के पास थर्ड नोड का एड्रेस है, फिर थर्ड नोड के पास फोर्थ नोड का एड्रेस है। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या बोलता है कि भाई तुम्हारा जो भी लास्ट नोड है उस नोड को आप पॉइंट करो फिर से फर्स्ट नोड की तरफ। मतलब ये कि जो भी आपका लास्ट नोड होगा, फॉर एग्जांपल ये नोड 4 है, तो नोड 4 अगर आपका लास्ट नोड है तो उस लास्ट नोड के पॉइंटर फील्ड में, उस लास्ट नोड के पॉइंटर फील्ड में फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल दो। उस लास्ट नोड के पॉइंटर फील्ड में फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल दो, तो ऑब्वियस है वो इसी सर्कुलर वे में दिखेगा ना। देखो यहाँ पर एग्जांपल हेड है, हेड के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है, दैट इज 21 का एड्रेस है। 21 के एड्रेस पे जाने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ पर एक डेटा है 21 और पॉइंटर टू एड्रेस 2 है, तो मैं यहाँ पर चला गया। वहाँ पर जाने के बाद मुझे 2 डेटा मिला और आगे वाले 15 का एड्रेस मिला। फिर 15 के पास जाने के बाद मुझे आगे वाले 8 का एड्रेस मिला। जब पता चला कि मेरा 8 जो है ये लास्ट है, तो मैंने क्या किया, 8 का जो पॉइंटर फील्ड था वो पॉइंटर फील्ड को मैंने पॉइंट किया फॉर द फर्स्ट नोड। तो ऑटोमेटिकली मेरा जो लिंक लिस्ट है वो सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गया। समझे? थैंक यू।